और सीखना, दो चीज़ें आ जाती हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी, रिलीवेंस एंड स्कोप फॉर एजुकेशन 3.1, जिसमें शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षकों के लिए प्रासंगिकता और क्षेत्र। कि शैक्षिक मनोविज्ञान है क्या, एजुकेशन साइकोलॉजी है क्या। ये एजुकेशन साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ हाउ पीपल लर्न इंक्लूडिंग टीचिंग मेथड्स, कि एक विज्ञान की ऐसी शाखा है, शिक्षा मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें मनोविज्ञान के निष्कर्षों और शिक्षा क्षेत्र में लागू किया जाता है। जो क्योंकि एक एजुकेशन देखो 3 कॉन्सेप्ट पे काम करता है मनोविज्ञान। एजुकेशन फिलॉसफी और एजुकेशन साइकोलॉजी, ये 3 से 4 चीज़ें हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं। हर एक साइकोलॉजिस्ट ने अपनी डेफिनेशन दे रखी है कि जो टीचर हैं, पहले क्या होता था, एजुकेशन जो बेसिक सिस्टम होता था वो हमारा टीचर बेस होता था कि स्टूडेंट बेस होता था। कोई बता सकता है मुझे? पहले टीचर बेस होता था कि स्टूडेंट बेस होता था? जो एजुकेशन दी जाती थी वो टीचर बेस थी कि स्टूडेंट बेस थी? कोई बताएगा? लक्ष्य आवाज आ रही है मेरी? लक्ष्य, मेरी आवाज आ रही है? सभी को आवाज आ रही है ना मेरी? एक बार हैंड रेज करना, सभी कर देंगे। तनु धनखड़, तनु बताएं, पहले जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा वो किस बेसिस पर था? सर जी बताएं। सर हमेशा से जो शिक्षा है ना वो हमारी देखती रही है। जी बताएं और बताएं। देखो इसमें जो पहले हमारा जो एजुकेशन बेस होता था वो हमारा टीचर बेस होता है। टीचर ने जो भी निर्धारित कर दिया उस चीज़ को स्टूडेंट पढ़ लेगा और उसको ही कवर करेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं था। जैसे जैसे व्यवस्थाएं परिवर्तन हुई, जैसे ही चेंजिंग हुआ, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें और भी चेंज हुई। टीचर बेस की जगह फिर स्टूडेंट बेस पर हुआ शुरू, जिसमें आपका जैसे कोई बच्चा 10th क्लास में है और 10th क्लास में बच्चे सब तरह के बच्चे होते हैं। जनरल बच्चा भी है, स्पेशल भी है, गॉड गिफ्टेड भी है। तो सबका ध्यान रखना है कौन सा बच्चा कितना कार्य करेगा, कितना चीज़ें कवर कर सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या किएगा, यहाँ पे स्टूडेंट बेस करिकुलम बनाएगा, सिलेबस। उसी में एक पार्ट जोड़ दिया एजुकेशन साइकोलॉजी का, कि हम बच्चे की जो सीखने की गति है, बच्चा किस आधार पर सीख रहा है, किस माध्यम से सीख रहा है, कितना सीख रहा है। क्योंकि एक बच्चा एक मनुष्य के रूप में जब आता है
जब वो बड़ा होता है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रोसेस करता है, बहुत सारी एडवांटेज डिसएडवांटेज करता है, तो उसकी कहते हैं ना ह्यूमन बिहेवियर, इसको हम ह्यूमन बिहेवियर एजुकेशन साइकोलॉजी को एक नाम और दिया जाता है ह्यूमन बिहेवियर के नाम से, क्योंकि एक मानव की जो प्रणाली है, जो स्टेप्स हैं, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हुए, जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को काफ़ी आगे लेके जाया गया। एक ब्लूप्रिंट इन्होंने तैयार किया। वो ब्लूप्रिंट ये था कि बच्चे की गतिविधियों, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको लेकर के ये ब्लूप्रिंट था कि बच्चों के आधार के अनुरूप कोई भी जो भी पेपर बनेगा, जो भी सिलेबस बनेगा, वो बच्चे के अनुरूप बनेगा, उसमें सरल से कठिन की ओर, यानी कि बेसिकली फंडामेंटली चीज़ों को आपको लेना है, ज़्यादा नहीं चीज़ें लेनी है, कि जिससे कि जो कमज़ोर बच्चा है, जो पढ़ने में कमज़ोर है, वो भी इन्वॉल्व हो सके। ऐसा पेपर ना बना दिया जाए कि इसमें कोई सिर्फ जो है सामान्य बच्चा ही या फिर गॉड गिफ्टेड बच्चा ही उसमें कवर करे, जो कमज़ोर बच्चा है, जो वीक है पढ़ने में, वो भी इन्वॉल्व हो, वो भी थोड़ा सा पास हो जाए। वो क्योंकि जो बेसिक सिस्टम बनाया गया, चाहे वो डिस्टेंस एजुकेशन हो, रेगुलर एजुकेशन हो, तो ये इसमें इंक्लूड कर दिए गए। तो हम थोड़ा सा इस पे बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। तो हम एक साइकोलॉजिस्ट हुए स्किनर। स्किनर ने एजुकेशन सिस्टम, अर्ली चाइल्डहुड, एडोलसेंस, इन पर काम किया है, एडोलसेंस स्टेजेस पर काम किया है, बिहेवियर, मेंटली चीज़ों पर काम किया है। एक ऐसा फील्ड जो डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग डेवलपमेंट को डेवलप करता है, कोग्निटिव साइकोलॉजी के फीचर्स पे काम करता है। तो स्किनर कहते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, जो शैक्षिक मनोविज्ञान है, जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, वो अपने आप में जो मनुष्य है, मतलब एक छोटा बच्चा आप देख लीजिए, 5 साल का है, 6 साल का है, उसकी, और एक 5 साल का, 6 साल का बच्चा है, एक 10 से 11 साल का बच्चा है। आप उसमें अंतर पाएंगे उसके व्यवहार में, उसकी चीज़ें का काम करने के तरीके में, जो उसकी एक्टिविटी है डेली, उसमें दोनों में चेंज मिलेगा। चेंज क्यों मिलता है? क्यों मिलता है चेंज? क्योंकि जैसे जैसे अपर की तरफ बढ़ेगा बच्चा, मतलब उच्चतर की तरफ बढ़ेगा, काफ़ी चीज़ों को सीखेगा, वैसे वैसे उसके बिहेवियर में भी चेंजिंग होगा। तो सीधा सा मतलब यहाँ पे एजुकेशन साइकोलॉजी का है कि जो भी शैक्षिक गतिविधि है, जो एजुकेशनल नीड्स हैं, अगर हम उनको कंप्लीट कर लेते हैं, उसी के अनुसार हमारा क्या हो जाता है, हमारा बिहेवियर डिपेंड करता है। तो ये हमारे स्किनर जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं। इसी बीच में एक और साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं, करो एवं करो। उन्होंने भी एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में दिया। उन्होंने सिर्फ 2 चीज़ों को इन्वॉल्व किया, एक तो पर्सन को, जो भी व्यक्ति है, जो भी सीख रहा है, जो भी लर्निंग कर रहा है, जो भी कोई भी है, और दूसरी चीज़ एक्सपीरियंस, अनुभव, कि जन्म से लेकर के जब बच्चा पैदा होता है और जब तक व्यक्ति क्या होता है, जब तक मरता है, जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक, उस कैटेगरी तक जहाँ तक उसकी मृत्यु होती है, वहाँ तक जो लर्निंग की प्रोसेस है, जो एक्सपीरियंस की प्रोसेस है, वो चलेगी। करो एवं करो, करो एंड करो। इन्होंने इस चीज़ पे इन्होंने यही बस फैक्टर लिया। 1 मिनट रुक जाइएगा, एक कॉल आ रही है।
कि शिक्षा जो मनोविज्ञान है, जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, वो व्यक्ति के जन्म से लेकर के और मरने तक की जो प्रक्रिया है उसमें जितना उसने सीखा है, जितना उसने एक्सपीरियंस किया है, वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। क्योंकि व्यक्ति क्या है, जन्म से लेकर के और आखिर तक सीखता ही रहता है, वो एक्सपीरियंस करता रहता है। ये कह रहा है कि अगर हम शिक्षा को किससे जोड़ें, एजुकेशन को किससे जोड़ें, स्टूडेंट से जोड़ें। मेरी वॉइस आ रही है ना क्लियर? एक बार बता दीजिएगा, हैंड रेज कर दीजिए। सभी हैंड रेज कर दीजिए एक बार। ओके, तो एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट को जो भी सीख रहा है, जो भी शिक्षार्थी है, ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल के माध्यम से सीखें। कहते हैं ना, एक तो फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तीनों स्टेप्स में एजुकेशन होती है। ऐसे ही हमारी साइकोलॉजी एजुकेशन है कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर आप इसको ले सकते हैं। ये सिर्फ किस चीज़ पर डिपेंड करती है? बस स्टूडेंट के बिहेवियर पर डिपेंड करती है, उसके व्यवहार पर डिपेंड करती है। दूसरा, एनवायरनमेंट को लेकर के सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है कि हम एनवायरनमेंट कैसा हमें मिल रहा है, कैसे एनवायरनमेंट में हम बड़ी हो रहे हैं, कैसे एनवायरनमेंट में हम सीख रहे हैं, और उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम कितना अपने आप को ढाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, मेजर पर्सपेक्टिव्स होते हैं ये। तो सबसे पहला जो इसमें बात करेंगे कि जो शैक्षिक एजुकेशन साइकोलॉजी है उसकी नेचर है क्या। 3 पॉइंट होंगे, तीनों पॉइंट में 3 से 4 पॉइंट हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी एंड साइंस। एजुकेशन साइकोलॉजी मोटिवेशनल, जैसे भाई औपचारिक वातावरण कैसा होगा, फॉर्मल वातावरण कैसा होगा, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल कोई जानता है? कोई बता सकता हो? फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में कोई बता सकता है मुझे? कोई भी? नहीं बता सकते? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। देखो, अगर आपने औपचारिक शिक्षा बता दी तो आप एनवायरनमेंट के बारे में जानो। जी बताओ रिया। सर, जो फॉर्मल एजुकेशन होती है ना, उसमें करिकुलम बेस्ड लर्निंग होती है। उसमें एक आपको करिकुलम दे दिया जाता है, उस करिकुलम को आपको फॉलो करना होता है। और जो सर इनफॉर्मल होती है उसमें हम अनस्ट्रक्चर्ड फॉलो करते हैं एजुकेशन। जैसे कि उसमें हम डेली एक्सपीरियंस करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं बच्चे से, लर्निंग बेस्ड, लाइफ लर्निंग बेस्ड होती है वो एजुकेशन। रिया, इनफॉर्मल फॉर्मल एजुकेशन कहाँ पे दी जाएगी? भाई फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, नॉन फॉर्मल है? सर फॉर्मल, सर तो फॉर्मल एजुकेशन तो स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में होती है, और इनफॉर्मल एजुकेशन होम, वर्क प्लेस, कम्युनिटी और ऑनलाइन होती है। जी, आपने बताया कि फॉर्मल एजुकेशन जो है हमारी वो स्कूल में, कॉलेजों में, जिसका क्या है, जिसमें जो फिक्स है, जैसे आपकी क्लास चल रही है, फिक्स है, 1 घंटे की फिक्स है, ये क्या है, फॉर्मल एजुकेशन है। इनफॉर्मल में आप बता रहे हैं कि जो जिसमें सब चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी, उसमें आपको ऑनलाइन सेटअप भी हो जाएगा, उसमें आपका ये हो जाएगा कि आप सोसाइटी हो जाएगी, आपका फैमिली हो जाएगी। और नॉन फॉर्मल में क्या हो जाएगा आपका? नॉन फॉर्मल में आपका आ जाता है कि डिस्टेंस एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें दोनों आ जाती हैं, जिसमें आपकी
फॉर्मल भी आ जाएगी, इनफॉर्मल भी आ जाएगी, दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं नॉन फॉर्मल में। तो ऐसे ही हमारी इसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जो फॉर्मल का। फॉर्मल में हमारा एनवायरनमेंट सबसे बेस्ट होता है। फॉर्मल एजुकेशन इसलिए इंक्लूड किया गया साइकोलॉजी में क्योंकि वो एनवायरनमेंट बेसिस को लेकर के चलती है कि एक एनवायरनमेंट बनाना होता है। हमें कोई पढ़ना है, क्लास लेनी है, तो हमें एक एनवायरनमेंट ऐसा चाहिए जहाँ पे शोरगुल इलाका ना हो, जिसमें शोर ना हो, हम तनाव मुक्त रहें, जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हम प्रोसेस ले रहे हैं, जो भी हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो हमारे लिए यूजफुल हो। तो यहाँ पे जो एनवायरमेंटली, फॉर्मली, टीचिंग, लर्निंग, प्रोसेस, करेक्शन, डेवलपमेंट, ये पूरी प्रोसेस एजुकेशन साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है। नॉर्मल वे में बताऊँ, कोई लैंग्वेज किताबी भाषा कोई नहीं है, नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ। नॉर्मली अगर आप किसी चीज़ को समझते हो तो किताबी तो भाषा आप अपने आप कर लेंगे। नॉर्मली आप किसी चीज़ को समझ लेंगे तो आसानी से वो चीज़ आपकी कवर हो जाएगी। वैसे ही अगर मैं सोचा हूँ कि मैं एक बुक को ऐसे मैं पढ़ता चलूँ ऊपर से लेकर के नीचे तक का, तो उसका कोई लाभ है नहीं, या है नहीं, है ना। कितने मानते हैं कि हम एक ऊपर से बुक को पढ़ना शुरू करेंगे, लास्ट तक उसको पढ़ेंगे? कितने मानते हैं उसको? क्योंकि एग्जाम्पल बेसिस अगर हमारी शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो वो फ़ायदेमंद नहीं है, हमारे लिए यूजफुल नहीं है। क्योंकि हम क्या है, करंट को जोड़ के चलें। जितना करंट को जोड़ के चलेंगे उतना वो सारी चीज़ें हमारी समझ में आएंगी। दूसरा, अगर इसमें बात करें कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, वो क्या है, एक साइंस की तरह कार्य कर रही है, साइंस का ही पार्ट है। क्योंकि बस इसमें क्या है, इसमें डाटा को आपको एकत्रित करना है, इकट्ठा करना है, संग्रहित करना है, वेरीफाई करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, ऑब्जेक्टिव हो या फिर आपका लॉन्ग लेवल हो। सबसे ज़्यादा तो यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव बेसिस ऑब्जर्वेशन कहते हैं ना। एजुकेशन को किस बेस पे कर दो, ऑब्जर्वेशन बेस कर दो। जिसकी योग्यता है, जिसका अवलोकन हो जाएगा, जिसकी सब चीज़ें हो जाएंगी, वो हाँ ये यहाँ पे रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। लेकिन ऑब्जर्वेशन है नहीं, रटने पर बल दिया जा रहा है, रटने पर फोकस किया जा रहा है, रटने पर है ना, रटने पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि हम रटें। तो यहाँ पे एजुकेशन साइकोलॉजी में यही होता है कि आपको करना क्या है, आपको एक काम करना है कि एक तो आपको ऑब्जर्वेशन बेस करना है सारी चीज़ें। दूसरा, इसमें आपको डाटा फिक्स करना है। तीसरा, किस आधार पे करेंगे, मेथड क्या होगा, इसमें आपका मेथड होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। दूसरा, इसमें आपको समझना भी पड़ेगा, अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा, कंट्रोल भी करना पड़ेगा, और साथ साथ ह्यूमन बिहेवियर को देख करके चलना पड़ेगा। क्योंकि एवरी पर्सन अलग अलग, सभी जो भी जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी इंसान हैं, सबका बिहेवियर अलग अलग है। तो इसमें सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। उसी के आधार पर, उसी के बेसिस पर आपको एक डाटा रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। दूसरा, सेकंड जो पार्ट दिया है इसमें कि एक जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो एक नेचुरल साइंस के रूप में काम करती है। कैसे? क्योंकि नेचुरल साइंस कैसे होगी, तो फिजिकली होगी, और दूसरा बायो। भाई दोनों चीज़ें होगी। एक में तो क्या है, डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, आप अपने पास एक्सेस रखते हैं, और दूसरे में क्या है, उसमें कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष निकलेगा। तो दोनों चीज़ें आ जाएंगी, एजुकेशन साइकोलॉजी आ जाएगी और दूसरा नेचुरल साइंस आ जाएगी, प्राकृतिक विज्ञान आ जाएगा।
तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि एजुकेशन साइकोलॉजी एंड सोशल साइंस, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हुए जो अदर पार्ट्स में भी काम करते थे, अदर फील्ड में भी वर्क करते थे, चाहे वो फिलोसफी हो। आपने एक बुक पढ़ी होगी कभी लाइफ में अपनी, फिलोसफी एंड सोशोलॉजी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, पढ़ी है? किस किस ने पढ़ी है? फिलोसफी एंड सोशोलॉजी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के समाजशास्त्रीय एवं दर्शन शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, पढ़ी है किसी ने? प्रोफेसर गिरीश पचौरी की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। उसमें एजुकेशन साइकोलॉजी प्लस सोशल साइंस के बारे में दिया गया है, सामाजिक विज्ञान के बारे में और इसके बारे में दिया है। उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे थिंकर्स हैं, उसमें इंक्लूड हैं। अरेस्टो हो गए, या फिर वर्दीमर है, वुडवर्थ है, कोफका है, वर्दीमर, ये क्या नाम इसका, स्टीफन है, स्किनर है, करो है, बेंजामिन स्मिथ है। तो ये अलग अलग पार्ट्स वाले जो लोग हैं, इन्होंने अलग अलग चीज़ों को दिया है, इंटेलिजेंसी पावर को दिया है जो। तो एजुकेशन साइकोलॉजी में आपका सोशल साइंस ज़रूर इंक्लूड होगा, क्योंकि उसमें आपका साइकोलॉजी है और प्लस आपका सोशल है, सोशल बिहेवियर, सोशल मूवमेंट्स, ह्यूमन बिहेवियर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि इसमें सीधी सी बात है, करेगा वो, इनकी स्टडी जरूर करेगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसके उदाहरण है, एक एग्जाम्पल तो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक इसमें फोर्थ पार्ट और दिया कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, वो क्या है? पॉजिटिव साइंस भी है। क्या है? एक पॉजिटिव साइंस। किस पर? वो मेन मोटो क्या है इसका? वो मेन मोटो है किसी चीज़ पर ऐसी तरह से कार्य करना कि उस मतलब कि एक काम दे दिया गया और उस काम पे हम कितना फोकस कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है। तो नेगेटिव पॉइंट्स को हम हटा देते हैं, बचता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो कह रही है कि एक तो ह्यूमन वैल्यूएबल प्लस वैल्यू कॉन्सेप्ट, क्यों मानव विज्ञान को इंक्लूड करके चलेंगे। दूसरा, यहाँ पे पॉजिटिव साइंस को रोल देंगे। तीसरा, जैसे ही किसी चीज़ को हम सॉल्यूशन कर लेंगे, फिर नया स्टेप हम देने की कोशिश करेंगे। भाई हमने कोई बच्चा है और क्लास में पढ़ता ही नहीं, क्या करेंगे उसके लिए? एक बच्चा है 12th क्लास में, माइंड ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, किताब लेटता है, नींद आती है, क्या करेंगे उसके लिए? कोई बताएगा मुझे? एक स्टूडेंट है और वो क्लास में बैठता है, डेली आता है, माइंड उसका प्रॉपर वर्क कर रहा है, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अगर उसको पीरियड में कुछ चीज़ें बताई जाती हैं तो वो उसको नींद आने लगती है। ऐसा क्यों? क्या करेंगे उसके लिए?
कोई बताएगा? सानिया, माही, मेरी आवाज़ आ रही है? माही, कृतिका, शाद किशोर, मेरी वॉइस तो आ रही है ना सभी के पास? बोलोगे तभी तो कुछ पता चलेगा हमें भी, है कोई कॉन्सेप्ट क्लियर तभी तो होगा। बताएं निष्कर्ष। रिया क्या करेंगे इसमें कि बच्चे का कैसे सॉल्यूशन करेंगे इस प्रकार के बच्चे का? क्या सॉल्यूशन निकल सकता है इसका? बच्चा डेली आता है, डेली वर्क करता है, डेली सारी चीज़ें करता है, लेकिन अगर उसको बोला जाए कि आप बुक लेके बैठिए, ये चीज़ें आपको पढ़नी है, ये चीज़ आपको लर्न करनी है अभी, और ये आपको सुनाना है फिर, तो वो कहता है कि मुझे तो नींद आती है, जैसे मैं बुक लेता हूँ तो नींद आती है, तो उसका सॉल्यूशन है क्या? कोई बता सकता हूँ तो बता दीजिए। वैसे अगर डिस्कशन से करेंगे तो सॉल्यूशन हर चीज़ का निकल जाता है, डिस्कशन करने से आप लोग पीछे ही पता नहीं क्यों हटते हैं, क्योंकि एज ए जनरेशन, आज की जो जनरेशन है वो डिस्कशन से पीछे क्यों उठती पता नहीं। लक्ष्य थोड़ा थोड़ा व्यू देंगे ना तो वो चीज़ें समझ में आएगी, वो आपकी भी आएगी, वो फिर मेरा भी और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। बताएं, जितना आपको पता है वो बता दीजिए। माइंड तो प्रॉपरली सभी का वर्क कर रहा है, नहीं पता होगा तो कोई ये थोड़ी है कि हम काले पानी की सजा दे देंगे। इसको पता है बता दीजिए, भले गलत हो जाए। गलत देखो, गलत अगर होता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत होता है होने दो, गलत से ही सही होगा, मेरा तो ये मानना है। लक्ष्य, आवाज़ आ रही है मेरी? लक्ष्य, लक्ष्य सुन पा रहे हो? लक्ष्य बताएं, थोड़ा बहुत बताएं, सबका नंबर आएगा आज, कोई लेफ्ट नहीं होना है। लक्ष्य बताएं। सर रिपीट कर दीजिए एक बार। मैं कह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट है, क्लास 12th में है, और वो बच्चे क्लास में डेली आता है, डेली अपना काम करता है, सारी चीज़ें करता है। अगर टीचर ने उसको बोल दिया कि आपको है ना ये चीज़ लर्न करनी है, उसको बुक दे दिया, कॉपी दे दी, वो कहता है कि मुझे तो नींद आती है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? क्या कर सकते हैं उसके लिए? सर सॉल्यूशन, अगर उसे नींद आती है तो बुक लेते ही, जैसे बुक ले लेता है या कॉपी ले लेता है कि लर्न करने के लिए, जब लर्न करने की बारी आती है उस बच्चे को नींद आती है, तो सर ऐसा बताते हैं कि अगर लर्निंग है, जिसे नींद आती है वो बैठ के तो एक जगह लर्निंग मत करो, उसे या तो वॉक करना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसकी जो है नींद नहीं आए उसे। क्लास के अंदर बैठा तो बच्चा घूम घूम के याद करेगा थोड़े। अच्छा क्लास के अंदर है, क्लास के अंदर कैसे करेंगे? सर क्लास के अंदर है तो फिर नींद तो आ रही नहीं इतने जल्दी। सर ऐसा कर सकते हैं कि जो टॉपिक है वो तो टॉपिक पे डिपेंड करे कि उसे हम किस तरीके से अट्रैक्टिव बना सकते हैं टॉपिक को, जैसे सपोज तो टीचर्स के थ्रू एलाबोरेट कर सकते हैं जी। और या कुछ जैसे कोई अगर पोएम वगैरह है तो उसे हम 4 बच्चों को खड़ा करके उनको रोल प्ले करवा सकते हैं। जी सर या तो एक चीज और हो सकती है, मतलब कि इसमें कंपटीशन भी कर सकते हैं कि कौन बच्चा पहले याद करके सुनाएगा, उसे कुछ प्राइज या कुछ चीज मिलेगी।
चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सर अपना जी टीचिंग शेड्यूल भी ठीक कर सकते हैं। जी शानिया। सानिया। वैशाली। वैशाली आवाज़ आ रही है? सर खाने पीने से और भी ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि जंक फूड होता है ना, उससे हमें ज्यादा क्या कहते हैं, हमें ज्यादा हम एक्टिव होते हैं। और जो हम जंक फूड खाते हैं, जो जेन जी जनरेशन है आजकल से, जो जंक फूड खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और कोलेस्ट्रॉल से ना हमें बहुत ज्यादा अनएक्टिवनेस आती है। तो इसमें हम ना जंक फूड खा सकते हैं, वो हेल्दी फूड खा सकते हैं, जिससे कि हमारा जो पढ़ाई में ध्यान है वो ज्यादा लगे। ओके नेक्स्ट और कोई बताएं? 3 ने बताए, अपने अच्छे सुझाव दिए, गुड। माही। प्रगति। वैशाली आवाज़ आ रही है? वैशाली। कृतिका। अंतिमा। हेलो सर। सर वो फर्स्टली तो जो क्लास का जो इन्वायरमेंट है वो मतलब अच्छा होना चाहिए, जिससे कि मतलब जो बच्चा है वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रह सके। और दूसरी चीज ये है कि मतलब उसे अपनी हेल्थ को लेकर मतलब कॉन्शियस रहना चाहिए, कि ज्यादा मतलब वो ना हो कि ऐसे ऐसे मतलब सारा निर्णय बने थे जिसकी वजह से उसको नींद आए या कोई ऐसी चीज हो। तो जितना मतलब क्लास का जो माहौल है वो कूल रहेगा, तो थोड़ा मतलब वो बढ़ चढ़ के उस चीजों को कर पाएगा। ओके और किसी का कोई सजेशन? देखो ये चीज़ें होती हैं हमारी कि किस लिए कि हम एक बच्चे पे काम कर रहे हैं, एक बच्चे पे बात कर रहे हैं कि बस बच्चे के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, बच्चे का एनवायरनमेंट के बारे में बात हो रही है, बच्चे के रोल प्ले के लिए बात की जा रही है कि रोल प्ले बच्चे का होना चाहिए, और प्लस क्लासेस मेथड क्या होना चाहिए, क्योंकि डेमोस्ट्रेटिक मेथड यूज होना चाहिए, और बच्चे को मतलब एक एनवायरनमेंट बैरियर ना हो, कि इन्हीं चीज़ों के लिए हम जो है ना काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं जैसे। तो देखो सजेशन जितने भी निकल के आएंगे वो उनमें से प्लस पॉइंट निकल के या बहुत सारे आते हैं। बहुत अच्छी बात है कि देखो जो हमारा प्रोफेशन है स्पेशल एजुकेशन का, ये करना तय ये करता है कि नॉर्मल है या स्पेशल है, कि सिर्फ हमें जनरल को स्पेशल को ही नहीं, जनरल को भी देखना है, दोनों चीज़ों को हमें काम करना है। हम जैसे हम बात करें कि 12th क्लास का बच्चा है और वो क्लास के अंदर नींद आ रही है, उसको माहौल या उसका एनवायरनमेंट की बात करेंगे, उसका एनवायरनमेंट हम चेंज कर सकते हैं। टीचर्स को सिर्फ ओरली नहीं होना चाहिए, सिर्फ डेमोस्ट्रेटिक मेथड को भी यूज कर लेना चाहिए, प्रोस्पेक्टिव क्लासेस हों, प्रोजेक्ट मेथड यूज हो। दूसरा मूवी बेसिस क्लासेस हों, एक मूवी सेटलमेंट क्लासेस हों। अभी जैसे डिस्कस कह रहा था कि रोल प्ले, बिल्कुल, क्योंकि एक गोल यहाँ पे भी फिक्स होता है कि बच्चे को अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं रेगुलरली, इस चीज़ को बस पढ़ ही रहे हैं और उसके बारे में जानकारी मिल नहीं रही है कुछ भी, एक जैसे ग्रुप डिस्कशन, टोली टीचिंग भी होनी चाहिए, टीचर की भी और बच्चों की भी टोली डिस्कशन भी होना चाहिए। टोली मेथड में अगर हम कोई चीज़ काम करते हैं, याद करते हैं, लर्न करते हैं, तो बहुत वहाँ आसान, जैसे 3 की टोली बन गई और 3 की टोली में वो उसको सुना रहा है, वो उसको सुना, तो मतलब ऐसा ना कि सिर्फ हमने एक बच्चे को कि आपको ये लर्न कर,
और सुनाना है जैसे मैंने बताया ऐसे ही आपको सुनाना नहीं, आपको है ना अपने वे में बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे कर लो। लेकिन अगर बच्चा बुक लेते ही कहना अरे नहीं ये तो पता नहीं क्या सिस्टम बना, एक वहाँ पे कॉन्सेप्ट मैपिंग का होना चाहिए। मैपिंग बेस कर दो, ऑब्जर्वेशन बेस कर दो, दो चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड कर देनी चाहिए। तो बच्चे क्या बहुत सिंपली काम करना शुरू कर देगा, उसका माइंड जो है बहुत रिलैक्सेबल काम करना शुरू कर देगा। और कितना भी मतलब बच्चा ये ना है ना कि पढ़ता नहीं है, कॉन्सेप्ट मैपिंग एक ऐसा टीचिंग मेथड है जिसमें बच्चा बहुत सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है, एक टॉपिक आया उस टॉपिक को हमने ऐसे क्लियर कर दिया, अब इसमें तो बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, इसको हम कैसे करते, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में वो आराम से उसको कवर कर लेगा, क्लियर कर लेगा, नहीं कर लेगा, कर लेगा ना। जो चीज़ क्लियरिंग में आ जाएगी, जो चीज़ें हमारी मेथड को समझने में आ जाएगी, जो चीज़ें हमारी एक देख करके सीखने में आ जाएगी, करने से सीखने में आ जाएगी। जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं, है ना। करके सीखना ही एक सबसे बड़ी वो चुनौती है कि हम करेंगे तो सीखेंगे भी, अगर नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। सीखने की प्रोसेस है, करेंगे सीखेंगे। जब तक पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ के आप उसको लर्न कैसे करेंगे, जब तक हमें जानकारी नहीं होगी तो हम कैसे करेंगे। तो मेथड भी होना चाहिए कि हमें पढ़ना किस मेथड से है। हम किसी चीज़ को याद कर रहे हैं, एक में ऊपर से लगे और सब चीज़ याद वो कर ली हमने, रीड करते जा रहे हैं, फिर उसको याद कैसे करें, उसको लर्न कैसे करें। तो एजुकेशन साइकोलॉजी यही कहती है कि आप बच्चे की क्या है, उसको डाटा, उसका पूरी प्रोसेस, उस बच्चे की पूरी प्रोसेस, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर लेके चलो, और उसकी जो भी गतिविधियां हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उस पर काम करने की कोशिश करो। तो हर एक व्यक्ति ने काम किया। अब जैसे हम बात करेंगे तो 3.2 होगा, उसमें वो साइकोलॉजिस्ट आ जाएंगे जिन्होंने काम किया हकीकत में, और लर्निंग बेस काम किया है, सारा सीखने के साथ काम किया है। जैसे चाहे वो थॉर्नडाइक हो, पावलोव हो, स्किनर हो, बंडूरा हो, पियाजे हो, वाइकोव्स्की हो, इन्होंने सब ने लर्निंग बेस पे काम किया है, सब ने लर्निंग पे, क्योंकि स्किल बेस्ड लर्निंग पे काम किया। ये कौशल आधारित सीखना, जब तक आप करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। एंटरटेनिंग मेथड, क्योंकि आज का बच्चा क्या है, एंटरटेनिंग। अगर वो एंटरटेनिंग नहीं है तो वो सीख नहीं पा रहा है। जब तक उसको एंटरटेनमेंट नहीं मिल पा रहा है तो वो सीख ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, एंटरटेनिंग। कहते हैं ना खेल खेल में सीखना। नेक्स्ट इसमें अगर बात करें कि बच्चे का जो सा व्यवहार है, जैसा बिहेवियर है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चा प्रतिक्रिया करता है, एक्टिविटी करता है। अब एजुकेशन साइकोलॉजी कहते हैं कि एजुकेशन में जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या है, एक बिहेवियर साइंस भी है। बिहेवियर साइंस कैसे है, क्योंकि वो प्रिंसिपल पर डिपेंड है, उसके सिद्धांत हैं कुछ। एजुकेशन साइकोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल भी हैं जो किस फैक्टर पे काम कर रही है, सिर्फ ओनली बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस पर। क्योंकि हम प्रयास कर सकते तकनीकी को लागू करके, टेक्निक को लागू करके। बीने का परीक्षण है, बीने का टेस्ट है, साइमन बीने, अल्बर्ट बंडूरा, तो ऐसे लोग जो काम किए और बिहेवियर साइंस पे काम किए, एजुकेशन फिलोसफी काम किए, और पर्सपेक्टिव्स पे, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स पे काम किया है। सुकरात जानते हो, सोशोलॉजी फिलोसफी पे काम किया है दोनों ने। सुकरात ने फिलोसफी एंड सोशोलॉजी दोनों चीज़ों पे काम किया। व्यवहार बस ये है कि उसके दो कॉन्सेप्ट अलग थे, जैसे लेमार्क और डार्विन का था।
ऐसे इनके थोड़े से अलग थे। तो इसमें जो हमारा इसमें बिहेवियर साइंस है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक तो डायग्नोसिस करेंगे, डायग्नोसिस साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी। इसमें 3-4 फेज हैं जो बिहेवियर साइंस से जुड़े हैं। जैसे जैसे रिसर्चर्स मेथड बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे न्यू अप्रोचेज आती जाएंगी, जैसे पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि कंस्ट्रक्टिव बेस नहीं था। पहले क्या था, BS ब्लूम बेस लेसन प्लान होते थे। कोई भी जो भी ट्रेनिंग टीचर हैं वो क्या करता था, BS ब्लूम BS कॉन्सेप्ट पे काम करता था और उसी के आधार पर लेसन बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को सारी चीज़ें करनी। जो भी ट्रेनिंग टीचर से आप ट्रेनिंग टीचर हैं उसी के आधार पर क्या एक कॉन्सेप्ट बना ले, लेसन प्लान बनाना है 15 पेज का, और वो 15 पेज का लेसन प्लान बच्चों के सामने जाएगा। आप किस आधार पर 6 पेज का लेसन प्लान बनता था। उसमें क्या होता था कि बच्चों से आप एक क्वेश्चन करेंगे, आप बच्चे से क्वेश्चन करें, बच्चा उनका आंसर देगा, बच्चे से क्वेश्चन वो करेंगे जो बच्चा जानता है। 5 क्वेश्चन ऐसे करेंगे, 5 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो बच्चा ऑलरेडी जानता है, जो उसकी प्रीवियस क्लासेस से उठाए गए हैं। और जैसे प्रीवियस क्लासेस से 5 क्वेश्चन उठाए गए, उसी के आधार पे उस बच्चा आपको करना क्या है, जो भी आप कॉन्सेप्ट या जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, जो भी आप टॉपिक ले रहे हो, वो टॉपिक आपका उस बच्चे से रिलेटेड होना चाहिए। उन बच्चों से रिलेटेड, चाहे वो 35 स्टूडेंट की क्लास हो या 30 की हो या 20 की हो, कितने की भी हो, आपका बेस क्या होना चाहिए, बेस ये होना चाहिए कि आपने जो भी पढ़ाया है, जो भी आपको टॉपिक ले रहे हो, वो उनसे रिलेटेड हो। और फिर उस टॉपिक को पढ़ा करके, उस टॉपिक को आप कवर करके, फिर आप बच्चे से उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिलीजाबल करना है, रिफोर्समेंट करना है कि बच्चा कितना सीख रहा है, कितना नहीं, बच्चे का ध्यान है या नहीं है। ये पहले होता था। फिर चला कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं रचनात्मक उपागम। रचनात्मक उपागम में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी चली गई। रिसर्चर मेथड शुरू हो गए और मैपिंग शुरू हो गई और पोर्टफोलियो शुरू हो गया। तो अब मैं बहुत सारी चीपली चीज़ें बता दी आपको आज साइकोलॉजी की, कितने मेथड इसमें यूज किए जाते हैं, और आने वाले टाइम में और सारी चीज़ें आपको जानकारियाँ मिलेंगी इसमें धीरे धीरे, क्योंकि एकदम मैं बताऊंगा तो आपके दिमाग से उतर जाएगा। दिमाग से उतर गया तो फिर दिक्कत बन जाएगी। इसमें रिसर्च मेथड सबसे ज़्यादा बड़ा किस पे, बच्चों पर। एजुकेशन साइकोलॉजी में बच्चे को लिया, उस पर मतलब उसका डायग्नोसिस करना शुरू कर दिया। डायग्नोसिस क्या, बच्चे के स्वभाव को लेकर के, उसकी जो पावर है उसको लेकर के, उसकी बिहेवियर को लेकर के, मतलब जानकारी इकट्ठा करना। वो फैमिली से मिले, स्कूल से मिले, कैसे भी मिलो, लेकिन जानकारी मिलो बस। तो ये छोटा सा यही इसमें कॉन्सेप्ट है ये। और जैसे जैसे व्यवहार विज्ञान के बाद में स्टार्टिंग हुई, तो एजुकेशन साइकोलॉजी में वो डेवलपमेंट इंक्रीज को लेकर के स्टार्टिंग हुई। डेवलपमेंट इंक्रीज में बच्चे का हाव भाव, बच्चे की बिहेवियर, बच्चे में पॉजिटिविटी, उसका सोशल, उसमें विशिष्ट ज्ञान, स्पेसिफिक एजुकेशन पॉलिसी, प्लस बिहेवियर साइंस, प्लस नॉर्मल साइंस, प्लस व्यक्ति, मतलब जैसे फैमिली है, पूरी फैमिली का एक डाटा, पूरे एक बच्चों का, अगर घर में 2 बच्चे हैं 2, 4 बच्चे हैं 4, बच्चों का डाटा अलग, फैमिली का डाटा अलग, बच्चों का डाटा अलग, फैमिली का डाटा अलग। तो यहाँ पे यही चीज़ें स्टडी की जाएंगी एजुकेशन साइकोलॉजी में। इसमें से टॉपिक में से 4 क्वेश्चन निकाल के लाओ कल।
एरिया क्या है एजुकेशन साइकोलॉजी का? जो एरिया है वो क्या है? एक एरिया क्या है? ह्यूमन बिहेवियर। दूसरा एरिया क्या है? चाइल्ड वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तीसरा क्या है? स्टूडेंट। चौथा क्या है? लर्निंग एक्सपीरियंस। और पांचवा क्या है? लर्निंग प्रोसेस। छठा क्या है? लर्निंग एनवायरनमेंट। सातवां क्या है? एडजस्टमेंट एंड पर्सनैलिटी। शिक्षक, टीचर, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये इसके एरिया है। इन पर डिस्कस करेंगे कल। यहाँ तक हम कवर करेंगे और इसके बाद बेसिक प्रिंसिपल्स ही हैं सारे इसके, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। कुछ डरने वाली कोई बात है ही नहीं। जब हमारे इसमें साइकोलॉजिस्ट आएंगे नेक्स्ट यूनिट में, तो वो एक बार नोट भी कर लेंगे आप। शॉर्ट मेथड में उसको नोट कर लेंगे, कल कराएंगे उसको। आज के लिए किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो। पोर्टल चेंज हो गया है, RCI का पोर्टल बहुत अपडेट कर दिया गया है। उस पर बहुत सारी जानकारी आप ले सकते हो, मुझे चेक कर सकते हो। बीच बीच में अपना जो पोर्टल है उसको चेक करते रहा करो।